तबीयत आगे पीछे हो रही है तो सब लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई मेहनत से करें। हमारे सामने सवाल है, कौन सा मिसरा दुरुस्त है। अब ये वही बता पाएंगे जिनको ये गज़ल याद हो। तो चलिए कमेंट कीजिए, अपनी किस्मत आजमाइए। जवाब आने लगा है, बहुत अच्छी बात है, बताइए। और याद हो तो दूसरा मिसरा भी बता दीजिए, मेरा तो काम है बताना, है ना। अगर आप लोग भी बता दें तो बेहतर है। बिल्किस जहाँ गालिब, बिल्कुल गालिब का है, गालिब का है, बिल्कुल बात सही है, मैंने आपको भेज भी दिया है। और क्या है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, पहला मिसरा इसका सही है। और देखिए कुछ यूं है, कोई दिन गर जिंदगानी और है। और मिसरे कैसे हैं, अपने जी में हमने ठानी और है। हो सकता है इसका दूसरा मिसरा ही पूछ ले कि दूसरा मिसरा क्या है। तो गालिब की गज़ल है, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम हाय, सोज़े गम हाय नहानी और है। गालिब की पूरी गज़ल ये, बारहा देखिए उनकी रंजिशें, पर कुछ अब के सर गिरानी और है, दे के ख़त मुँह देखता है नामा बर, कुछ तो पैगामे ज़ुबानी और है, काते आमार है अक्सर नुजूम, वह बलाए आसमानी और है, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्ग नागहानी और है। ये गालिब की गज़ल है, इसको याद कर डालिएगा, ग्रुप में मैंने आपको पहले ही भेज दिया था इसीलिए। यहाँ आपसे पूछ लिया है कि आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी, बताइए ये आपको मालूम होगा। और कोशिश कीजिएगा कि साथ ही साथ सन भी बता दीजिए, साथ ही साथ ये किताब किस सन में लिखी गई है ये भी बता दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। बताइए ये किताब कब लिखी गई है। आशुफ्ता बयानी मेरी 1958 में, 1937, गलत लिख लिया है क्या। आशुफ्ता बयानी 37 में है, थोड़ा आप लोग देखिए तो एक मरतबा, मेरे हिसाब से 1958 है ये, 1958। मैंने किताब खोल कर इसको, जाहिद मेहताब बहुत दिन के बाद 1958 मैंने लिखा है। आप लोग मतलब चेक कीजिए क्या है आशुफ्ता बयानी मेरी। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, आशुफ्ता बयानी मेरी जो किताब है, इसका जो मुकदमा कहिए या पेश लफ्ज़ कहिए, वह क्यों, उसका उन्वान क्या बात है उन्होंने, क्यों, क्यों के ज़रिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने शुरू किया है। और एक सवाल ये भी आता है कि किसकी तहरीर में अलीगढ़ के नुक़ूश ज़्यादा मिलते हैं। इस किताब को जब पढ़िएगा तो अलीगढ़ के बाद से ही शुरू करते हैं। तो अलीगढ़, अलीगढ़ के बारे में शिकायत करते हैं कि लोग हमारे बारे में ताना देते हैं कि अलीगढ़ की बात करता है, और मैं उन लोगों से शिकायत करता हूँ जो अलीगढ़ नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, अलीगढ़ आना चाहिए, ये कहते हैं। और वाकई अलीगढ़ की एक तारीख है, और मेरे रूममेट भी अलीगढ़ से हैं, ये भी जान लीजिए आप। तो कम से कम मैं नहीं गया तो कम से कम ये तो सादत मुझे है ना कि अलीगढ़ के लोग के साथ मैं रहता हूँ। आप किसके साथ रहते हैं मतलब वहाँ से पढ़े हुए। अच्छा, उसमें एक शेर है, देखिए कुछ यूँ है कि जहाँ जाएं वहाँ तेरा फसाना छेड़ देते हैं, जहाँ जाएं वहाँ तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता है। कोई महफिल हो, कह रहे हैं कोई महफिल हो तेरा रंग महफिल याद आता है। अलीगढ़ के बारे में कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ अलीगढ़ का जिक्र छेड़ देता हूँ। और वाकई पूरी दुनिया में अलीगढ़ से फैज़याब जो अशख़ास हैं, अफराद हैं, वो अपने आप में बहुत इत्तेफाक रखते हैं और आपस में मोहब्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि हम भी अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, तो आपको भाई की तरह आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात है। आप अगर ये उनसे कहिए कि हाँ मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं भी अलीगढ़ से पढ़ा हूँ, तो आपकी
بہت عزت کریں گے اور بھائی کی طرف کا استقبال کریں گے. یہ آشفتہ بیانی میری ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 18 ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئی. چونکہ دیکھیے یہ سوال پوچھنے کا اہم مقصد کیا ہے. اکبر آباد یہ لکھا ہوا ہے, یہ قاعدہ آتا ہے ولیل اکثری حکم الکل. انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اوقات گزارے اکبر آباد یعنی موجودہ آگرہ, لیکن پیدا دہلی میں ہوئے. چلیے یہ سوال تھوڑا بتائیے ہم کو آپ لوگ. تو قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا. شاہ عبد القادر, شاہ مراد اللہ, شاہ رفیع الدین یا میر عبد الرزاق نے. بتائیے تو قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا. یہ سوال ذرا میں کنفیوز ہوں اس میں, صحیح بتائیے آپ لوگ, صحیح جواب کیا ہے اس کا. شاہ عبد القادر نے کیا تھا یا شاہ رفیع الدین نے کیا تھا. سیدھا سوال ہے, سیدھا سوال ہے, کیونکہ اس میں دو طرح کے جواب موجود ہیں. شاہ رفیع الدین نے. اور لوگ بتائیے. شاہ رفیع الدین نے 1756. شاہ رفیع الدین نے. اور ایک جواب اور اس کا ہے کہ بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا تھا. شاہ عبد القادر نے کیا تھا شاید. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا شاہ رفیع الدین نے. السلام علیکم سر, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میسج کرنا تھا نا آپ کو, ہمیں میسج کرنا تھا. ایسی بات ہوئی, ہم بھی آپ کو دونوں یاد رکھتے ہیں, گناہگار ہیں, اتنا گناہگار بھی نہیں ہیں, ہمیں اطلاع دینا چاہیے تھا. چلیے تو یہ سوال نمبر جو 19 ہے نا, یہ بڑا اہم ہے, اس کو ذرا دیکھیے. قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا. ایک سوال تو یہ ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ بامحاورہ ترجمہ کس نے کیا تھا. تو پہلا ترجمہ مطلق سوال شاہ رفیع الدین ہے. شاہ رفیع الدین ہے نا. اور جو ہے کہ اگر اسی طرح آ جائے بامحاورہ ترجمہ, لفظی ترجمہ کس نے کیا تھا, تو عبد القادر نے. چلیے اب یہاں آ جائیے سوال نمبر 20 ہے کہ کلام میں کسی بھی چیز کے حج میں انتہائی درجہ, یعنی صاف یوں سمجھیے کہ کسی کے لیے جو بات کہی جاتی ہے تو انتہائی قسم کے بڑھا کر گھٹا کر, یعنی کسی کو عمر 16 سال ہے تو کوئی 35 سال بتا رہا ہے, یا کسی کی 35 سال عمر ہے تو اس کو 10 سال بتا رہا ہے. اس طرح کا کوئی فرق بتائے, اس کو کیا کہتے ہیں بتائیے. اس کو مبالغہ کہتے ہیں. مبالغہ دونوں چیز میں ہوتی ہے, یا تو کسی کی بڑائی کرتے ہیں تو خوب بڑائی کرتے چلے جاتے ہیں, یا کسی کی برائی کرتے ہیں جس سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا بریک اپ ہو جاتا ہے, جس کو آج کل موجودہ دور میں بریک اپ کہتے ہیں, صرف برائی نظر آتی ہے. اور جس سے دوستی ہوتی ہے اس کی صرف بڑائی نظر آتی ہے, صرف اس کی تعریف نظر آتی ہے, بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں. لیکن جھگڑا ہو جائے ذرا یا جدائی ہو جائے, خالی برائی. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے, یہ اچھے انسان کی پہچان نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں حدیث میں ایک جگہ یہ بات آئی ہوئی ہے کہ دوست کو اتنا قریب نہ کرو, وہ اسی وجہ سے, کیونکہ وہ جو جھگڑا ہوتا ہے نا تو انسان بھید کھولنے لگتا ہے, کہ بعد میں اس کی دشمنی جب ہو جائے تو افسوس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پورا بھید نہ کھول دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ پھوڑپن کی علامت ہے. لڑائی جھگڑا تو فطری ہے, لیکن بھید کھول دینا یہ نچڑپن ہے. یہ ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن بھید کھول دینا یہ نچڑپن ہے, یہ غلط ہے. اسی چلیے دستے شوس اخلاقی بات تھی تو میں نے سوچا بیچ میں بتا دوں آپ کو. دستے شوس بتائیے یہ کس کا ناول ہے. جمیلہ ہاشمی. جمیلہ ہاشمی. جمیلہ ہاشمی کی پیدائش وفات بتا دیجئے تاکہ کم سے کم یہ تو ایک حق ادا ہو جائے. لکھیے 1929, لکھ لیجئے 1929. پیدائش لکھ لیجئے 1988. اب یہ سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ دستے شوق کا تعلق کس سے ہے, کس صنف ادب سے, تو ناول سے ہے, یہ یاد رکھیے گا. چلیے اس سوال نمبر 22 دیکھیے, تھوڑا ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے دوسرے سوال کے مقابلے میں, لیکن دیکھ لیجئے پھر بھی. سودا نے حج و حکیم غوث میں حکیم کے کس ہنر کو ہدف ملامت بنایا. ہدف ملامت, ملامت کا ہدف نشانہ بتائیے. زبان دانی, فتنہ ترازی, یا و گوئی, طبابت. یا و گوئی, یا و گوئی. اچھا خیر, اور جواب دیجیے, کمنٹ کیجیے سب لوگ, کوشش کیجیے. غلط یا صحیح یہی دو ہوگا نا. زبان دانی اے یہ ہوگا.
पढ़ाना जब शुरू किया था तो हम कम गाली गलौज सुने थे उस टाइम में। आप में से शायद कोई हो जिसको याद हो। तो मेरे इसी बात पर आएगी ना कि आप खुद पढ़ने नहीं आता है, पढ़ाता है, ये सबके साथ ऐसा होता है, ये आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। इंटरव्यू सुनिए बड़े बड़े लोगों का। और अभी आज मैं आपको बताऊं, अभी पढ़ाने से पहले जस्ट अभी मैसेज मैंने देखा हूँ, अब मैं उसमें से उस ज़माने में से किसी एक का मैसेज अभी आया है, तो मैंने उनको लिंक भेजा है। फिर पूछा ये क्यों, तो मैं डिलीट कर दिया। पूछा अभी तक पढ़ाते होगा तुम। ये वो लोग थे जो हमारे खिलाफ प्रोग्राम बनाते थे, और जब हम क्लास लेते थे ज़बरदस्ती उसी टाइम वो लोग भी क्लास लेते थे। वो पढ़ते थे मेरे पास जब फ्री में पढ़ाते थे तो, लेकिन जब हमने कहा नहीं कुछ फीस रख लिया जाए तो फिर वही लोग सब लोग मुखालिफत उतर गए। उनका भी मैसेज आया था तो दंग रह गया, अरे तुम अभी तक पढ़ाते हो? ने हाँ बिल्कुल, 50 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास। वो दंग में है कि अभी तक कैसे पढ़ा रहा है ये तबाबत। चलिए 23 नंबर पर आ जाइए। उस सनात को क्या कहते हैं? देखिए जोहद मुसलसल करेंगे तो आपको टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपने आप पर यकीन रखिए, ऐसा आदमी हमेशा कामयाब है। उस सनात को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है? सनत तरसीह, सनात लुज़ूम माला यल्ज़म, सनात तनसीक़ुस सिफात। क्या कहा? यके बाद दीगरे, किसी बात की खूबसूरती को बयान किया जाए, किसी चीज़ की अच्छाई बयान किया जाए। तनसीक़ लाइन में लगाना, तरतीब लगाना, अच्छे तरीके से तरतीब लगाने को कहते हैं, किसी भी तरतीब लगाने को नहीं। और सिफात के माना ही अच्छे होते हैं, ये सनत तनसीक़ुस सिफात हो गया। अब देखिए ये शेर जो है ना, ये शेर पे तो जवाब मिला है, लेकिन अभी भी मुझे ये शक है। मैं आपको बता दूं, अभी मेरा दिल मुतमईन नहीं है इससे। खैर लेकिन देखते हैं। लिखते रहे जुनू की हिकायत कूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम में। अच्छा, इसी के जवाब देने के लिए उस शख्स ने मुझे अभी मैसेज किया था कि आपने जो गज़ल पूछी है मजरूह, वो जोश मलियावादी के बता रहे थे साहब। इसमें दो जवाब सही हो सकता है। अभी गालिब को हम मान के चलेंगे, चूँकि गालिब वाली तस्दीक हुई है एक सफ़े के ज़रिए, सानिया फ़रज जमाल ने ग्रुप में भेजा है ना। लेकिन पता नहीं मुझे फैज़ की तरफ दिमाग जा रहा है या फैज़ का कोई और शेर है, तो अभी हम गालिब मान के चलते हैं। चूँकि सानिया फ़रज जमाल ने मैं जब भेजा था रेख्ता से, रेख्ता पर भी यही है गालिब, तो मैंने कहा नहीं, चूँकि मुझे शक हो रहा था तो उसने किताब से फ़ोटो दिया है। गालिब इसके सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए एक शेर ये भी है, इसमें भी दो ऑप्शन हैं दोनों की तरफ, लेकिन धीरे से अब इसकी इस्लाह हो चुकी है। तो देखिए, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये अख्तर अंसारी का शेर है। पहले क्या होता था, मीर तकमीर की तरफ मंसूब कर दिया गया था, तो याद कर डालिए, कुछ चीज़ें याद करने की याद कर डालिए। 26 में आ जाइए। रोशनाई की सिन्फ क्या है? देखिए आपसे सीधे सीधे पूछ लिया सिन्फ। रोशनाई नाम से जो किताब है उसकी सिन्फ क्या है? इंशाइयात, ड्रामा, रपुरताज, नावल। बताइए, कमेंट कीजिए। अब मैं ये भी पूछूंगा ये किसकी लिखी हुई किताब है ये? क्यों आज पढ़ के नहीं आए थे क्या? छुट्टी सोच रहे थे क्या आप लोग? रपुरताज हैं, सज्जाद ज़हीर। पढ़ लीजिए ना, किसी और दिन छुट्टी कर लेंगे, इम्तिहान है तो पढ़ना पड़ेगा ना, जल्दी कर लेंगे। चलिए पैदाइश वक्त बताइए, पैदाइश के पास सज्जाद ज़हीर की पैदाइश वक्त बता दीजिए। 1905 1973। इम्तिहान का ज़माना है तो कोशिश मैं यही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा तैयारी हो जाए। चलिए देखिए एक सवाल ये भी पूछ लिया आपको कि तुर्की ज़ुबानों से अफसानों का तर्जमा किसने किया था? मजनू गोरखपुरी, काजी अब्दुल गफ्फार, सज्जाद हैदर यल्दरम, लामा अहमद। बताइए, आसान है ये, आप जानते होंगे। आसान क्या है लेकिन मशहूर है इसीलिए, सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम इसका सही जवाब होगा। सज्जाद हैदर यल्दरम की पैदाइश वफ़ात भी बता दीजिए आप लोग, ताकि ये भी याद हो जाए। 1800 बताइए, 80 यानी 143। गुड, 1880। अच्छा, इनकी ये फजीलत हासिल है कि खुद दाखिल
दाखिल निसाब हैं, इनके साहबजादी भी दाखिल निसाब यानी कुर्रतुल ऐन हैदर, है ना, ठीक है, तो मेहनत कीजिए। दक्कनी अदब के पहले दौर की निशानदेही कीजिए। पहले दौर के साथ साथ तो इसकी हम तरतीब भी लगाएंगे कि चारों की तरतीब क्या होगी, इस चारों में आखिर में कौन आया है। तो बहमनी दौर, बहमनी दौर के बाद कौन सा दौर आ जाएगा, आदिल शाही दौर, आदिल शाही के बाद कुतुब शाही दौर, कुतुब शाही के बाद निज़ाम शाही। चलिए एक दो बात करते हैं, बताइए बहमनी दौर का ज़माना कब से कब तक रहा, कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा देख लिया जाए। किसी को याद है आप में से, बहमनी दौर का ज़माना कब से कब तक रहा। मैं रुका हुआ हूँ, थोड़ा सवाल हो सकता है फिर टफ हो जाए, लेकिन बताइए। 1347 से 1495 तक। और लोग बताइए। 1447, 1350, 1525, 45 या 50, 1400 कितना या 1500 कितना बताया था आप लोगों ने। बहमनी दौर सही से बताइए ताकि लिखूँ, गलत नहीं होना चाहिए, मैं रुका हुआ हूँ। 1495, 1495। और लोग बताइए। ये हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं ना, ये चारों याद करना है आपको, इसमें बहुत सवाल मैं बताऊंगा अभी। फिर से कमेंट कीजिए। हम्म, 1527 है ना, 1527 तक, 1527 तक ये है ना, इसको याद रखिएगा। अब मैं होम वर्क दे देता हूँ इसको, ये चारों की तारीख तक देखेंगे आप, सब लोग काम नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है ना, और जो भी लोग हैं काम नहीं करते हैं, देख के बताइए आप लोग तुरंत क्लास के बाद कि 27 मैंने लिखा है, अभी आप लोग कह रहे नहीं, आप लोग देख के बताइए कि चारों के, अभी नहीं, अभी तो सब देख के बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ इतना लेट होने की वजह यही है, इसमें कितने बादशाह कितने में आए और किसका दौर कब से कब तक है, ये आपको होमवर्क है सबका, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, इससे आप आगे मतलब छोड़ के इसको आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी काम मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए 10 तंबू बताइए, नहीं आएगा तो फिर कल से क्लास में अगर आएगा तो मैं तफसील से बताऊँगा इसको। बताइए 10 तंबू बताइए, 10 तंबू फारसी। अच्छा इसमें और कुछ बता सकते हैं 10 तंबू के बारे में, 10 तंबू के बारे में और कुछ बता सकते हैं। गालिब का है, चलिए ये बता दिया आपने, और कुछ जहन में जोर डालिए। गदर के हालात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 3 चीज़ आप लोगों ने बता दी जोर डाल के जहन पर। और कोई बता रहा है 1897 के इनकलाब, बहुत अच्छा। कितने महीनों का जिक्र आया है, ये मैं पूछना चाह रहा था, लाना चाह रहा था यहाँ तक ताकि आप बता दें कितने महीने का जिक्र है इसमें। 15 महीने का जिक्र है, 1857 से मई 1857 से अगस्त 1858 तक का इसका जिक्र है। एक तो फारसी में है, गदर के हालात बयान है, 15 महीने के दौरानिया है इसके लिखने में, ये सब चीज़ें गालिब का है। चलिए ये आसान है ना बिल्कुल। चेहरा बताइए, चेहरा किस में आता है, चेहरा तो सबके पास है, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रज जंग, शहादत बैन, मरसिया में 8 इसका ज़्यादा तरकीब भी है। चलिए अच्छा, शहर आशूब के बारे में कल बात हो रही थी, देखिए देखिए मुझे याद आया, मैंने उसको हैयत कहा था ना, उसको हैयत ना कहा कि क्या कहना चाहिए मुझे, देखिए मुझसे गलती हुई थी बोलने में, उसको हैयत नहीं कहना चाहिए मुझे, मौजू का, हाँ मौजू के हिसाब से मौजू बोलना चाहिए मुझे, हाँ मौजू, ठीक बिल्कुल, मौजू मुझे बोलना चाहिए, इसका मौजू सिर्फ शहर की जलावतनी होती है, ये बोलना चाहिए, मैंने जो हैयत कहा दिया था ना वो इसी हिसाब से था।
اور ان صاحب نے کہا تھا نا وہ غلط کہہ رہے تھے، اس لیے میں ان سے پوچھا کہ پہلے آپ جواب دیجیے ہمیں، لیکن انہوں نے نہیں بھیجا مجھ کو، وہ زبردستی کہہ رہے تھے کہ آیا تھا، سوال میں ویسا نہیں آیا تھا، سوال میں ایسے آیا تھا، میں نے پوچھا تھا، لیکن وہ سوال کو صحیح نہیں مانا جائے گا، پوچھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیجیے 31 کا، اودھ اخبار میں کس ناول کی اشاعت کس توار ہوئی تھی؟ امراۃ العروس، امراؤ جنادہ، فسانہ آزاد، شریف زادہ۔ فسانہ آزاد، یہ ناول کس کا ہے؟ یہ ناول کس کا ہے؟ فسانہ آزاد یہ ناول کس کا ہے؟ رتن ناز شرشار، عبدالحلیم شرر، رتن ناز شرشار کی ہے نا، شرر بتا رہے ہیں آپ لوگ، عبدالحلیم شرر ہو جائیں گے پھر، رتن ناز شرشار کی۔ اور شریف زادہ کس کا ناول ہے؟ شریف زادہ بھی انہیں کی ہے نا، چلیے شریف زادہ رسوا کی، مرزا ہادی رسوا کی، چلیے گڈ، بہت اچھا۔ حالی نے غزل کے کس پہلو پر تنقید کی تھی بتائیے؟ صحیح ہے، حالی نے غزل کے کس پہلو پر تنقید کی ہے بتائیے؟ تغزل، عدم تسلسل، زبان و بیان، اخلاق آموزی۔ تغزل یا زبان و بیان پر، سب لوگ وہی لگا رہے ہیں، تغزل پر، اچھا، مقدمہ شعر و شاعری مطلب دیکھنی پڑے گی، چلیے یہ بتائیے سوال نمبر 33 کا، دریائے مثنوی دریائے عشق بتائیے تو؟ میر تقی میر۔ مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش وفات بتائیے تو؟ مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش وفات، مرزا شوق لکھنوی کی پیدائش وفات بتائیے؟ 1773 1871، بہت اچھا، 1773 1871، اچھا۔ امانت لکھنوی کا آپ کو معلوم ہوگا، واجد علی شاہ کی بھی بتا دیجیے، واجد علی شاہ، اب ادھر نہیں جائیں گے ہم لوگ، تھوڑا بھی ادھر دیکھ لیں 2-4 سوال، واجد علی شاہ کی پیدائش پر بتائیے؟ واجد علی شاہ 1600 نہیں، 1700 نہیں، 1800، چلیے بتائیے کتنا ہے، کمنٹ کیجیے، 1822، اچھا آگے 1800 پر، 1887، 1822، 1887 لکھ ڈالیے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، 1822، 1887، دیکھیے دو مشکل تھا، دو میں نے بتا دیا، اب دو جو ہے امانت لکھنوی آپ کے نصاب میں ہے، سیدھے سیدھے میر تقی میر آپ کے نصاب میں ہے، تو امانت لکھنوی کی پیدائش پتہ آپ کو یاد ہے، یہ بھی 1800 سے ہیں، چلیے بتائیے؟ 1815، 1858، گڈ، 1858، میر تقی میر کے 10 مرتبہ بتا چکا ہوں، چلیے یہ بتائیے 34 کا، آل احمد سرور کے سوانح عمری کا نام بتائیے؟ خواب باقی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خواب باقی ہیں کا سن بتائیے اور ابواب بتائیے، کتنے سن میں یہ لکھے گا؟ 1991، ایک آدمی نے بتا دیا، ایک شخص نے، ابواب بتا دیجیے، 7 عنوان ہے، چلیے یہ آ جائیے آگے، اچھا یہ اور بھی کتابیں ہیں 7 یا 6، 7 ابواب ہیں، ٹھیک، یہ دیکھیے حسابات خراب مختار الایمان، اس پر بات ہو چکی ہے، آگہی کے ویرانے، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بتائیے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ آگہی کے ویرانے، اقبال متین کا نام، واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا، اقبال متین کے افسانوی مجموعے ہیں، دیکھیے اقبال متین کے افسانوی مجموعے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، چلیے
تصنیف پوئٹکس کا ترجمہ فن شاعری کے نام سے کس نے کیا تھا؟ جمیل جالبی، عزیز احمد، محمد حسین عسکری یا حسن عسکری، مجنو گورکھپوری؟ عزیز احمد نے کیا تھا۔ جمیل جالبی نے کس نام سے کیا تھا؟ جمیل جالبی نے کس نام سے کیا تھا؟ بوتیقا کے نام سے۔ گڈ، بوتیقا کے نام سے۔ یہ تھوڑا کنفیوژن ہے بھی ہے، اب دیکھیے گا نا تو دو تین نام مل جاتا ہے ایک ہی طرح۔ چلیے اب یہ دیکھیے ایک شعر ہے یہ: میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ بتائیے بتائیے ذرا کوشش کیجئے کہ شعر کس کا ہو سکتا ہے۔ میر تقی میر، وہ ہے نا قصور نے نام، جب قصور نے میرا نام لیا، اسی میں ہے یہ غزل، اسی غزل کا شعر۔ سوال نمبر 37، یہ تھوڑا ہو سکتا ہے اب ٹائم لگے، بتائیے تو 37 کا بتائیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ چاندنی بیگم نہیں، رضیہ لطافت؟ اس کا جواب کچھ گڑبڑ نہیں لگ رہا ہے۔ پطرس بخاری تو انشائیہ میں ہے نا؟ بی اور ڈی تو خالص والا تو کٹ جائے گا۔ دریائے لطافت انشاء اللہ خان انشاء کتاب ہے، دو جواب اس میں ہیں اور یہ تو دونوں ہم کو یاد کر لینا ہے، اور یہ حال ہی ہیں۔ با بتا دیں تو چاندنی بیگم بھی تو انہیں کی ہے نا، قرۃ العین حیدر کی کتاب ہے۔ چلیے کون سا بیان صحیح ہے اس میں؟ اودھ پنج ایک مشہور رسالے کا نام، یہ بھی سوال کچھ اسی طرح ہے۔ سرمایہ ایک جدید ناول ہے۔ چہرہ بچہرہ روبرو ہے نا، جمیلہ ہاشمی کا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کے ناول کا نام غالب، بتائیے۔ اودھ پنج میں تو ایک مشہور رسالہ ہے، اخبار کر لیجیے اس کو، اودھ پنج۔ سرمایہ بھی ایک ناول ہے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا بتا دے رہا ہوں۔ کیفی اچھا سرمایہ ناول ہے انگلش میں نہیں، کیفی آدمی کا شعری مجموعہ ہے سرمایہ، کیفی آدمی کا شعری مجموعہ ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ڈی ہوگا، ڈی تو بالکل نہیں ہوگا۔ کل بتایا تھا نا غالب، غالب کس کا ناول ہے؟ قاضی عبدالستار کا، کل ہی بتایا تھا اسی پیپر میں، قاضی عبدالستار، ٹھیک ہے۔ یہ تو کیفی آدمی کا ہے یہ، لیکن صحیح ہے، اے اور سی یہ بھی صحیح ہوگا اور یہ بھی صحیح ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اس میں آپ سے پوچھ لیا کہ فرانسیسی ادب کس کی تصنیف ہے؟ بتائیے تو۔ میرا جی، یوسف حسن خان، نون راشد، جمیل جالبی؟ نون راشد؟ کسی نے بھیجا ہے پہلا دور 1300 1495 دکن میں اردو، ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے، انہوں نے بھیجا ہے فاطمہ نے، ٹھیک ہے فاطمہ اس کو ہم لوگ دیکھ لیں گے، اس کو ایک مرتبہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چاروں کو، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو کس سے نکلی ہے؟ اچھا ایک منٹ، 39 کا جواب کیا بتایا آپ نے فرانسیسی ادب کا؟ میرا جی، نون راشد، جمیل جالبی، کون سا بتایا آپ لوگوں نے؟ یوسف حسن خان؟ ارے نہ بات تو جواب ہی نہیں اس میں، یوسف حسن خان تو کہاں جواب ہوگا فرانسیسی ادب کا؟ صحیح ہے کیا فرانسیسی ادب یوسف حسن خان؟ ہاں گڑبڑ کر رہے آپ لوگ، تو پہلے بتانا تھا نا کلاس نہیں لینا تو نہیں لیتا، چھوڑ دیتا، چھٹی کر دیتا، میں سوچا کہ کلاس لے لیتا ہوں، ناگا کروں گا تو کیا ہی لیکن کلاس پیچھے چلی جائے گی، من لگا کہ نہیں بتا رہے آج آپ لوگ، اس لیے پوچھ رہا ہوں، بتائیے نا۔ گوگل نے بتایا ہے، اچھا بڑی جلدی گوگل مار دیا ہے، تھوڑا شک لگ رہا ہے ہم کو، نون میم راشد،
अच्छा, इसीलिए तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ। फ्रांसीसी अदब किसी और ने भेजा है, फ्रांसीसी अदब यूसुफ हुसैन खान। यूसुफ हुसैन खान, अच्छा, यूसुफ हुसैन खान को लेके चलिए। नून राशिद में भी एक है फ्रांसीसी अदब, नून राशिद की भी किताब इस नाम से है। तो यूसुफ हुसैन खान की जब किताब सामने आ गई, इसको रखिए। मीरा जी नून राशिद वाला भी देख लीजिएगा एक मरतबा, क्या नून राशिद की भी किताब है? इस पेपर में 4-5 सवाल तो ऐसे ही हैं। चलिए अब बताइए, उर्दू किससे निकली है? उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से, ठीक है, खड़ी बोली से निकली, सही है। गालिब पर किसने तनकीद की थी? देखिए गालिब पर तनकीद किसने की थी बताइए, गालिब पर तनकीद किसने की थी? इमदाद इमाम असर ने, इमदाद इमाम असर ने गालिब पर सख्त किस्म की तनकीद की थी। कल इनके बारे में बताया था कुछ कुछ। नुसरती के मसनवी का नाम बताइए। मुझे तो इसमें कोई लग भी नहीं रहा कि नुसरती की मसनवी कोई है। देखिए खैर बताइए आप लोग। चंद्र बदन माया नुसरती की मसनवी है या गवासी की है? गवासी की मसनवी है। असल में ये पेपर में 4-5 सवाल तो कुछ ऐसे ही हैं गड़बड़। फुलबन इब्न नशाती, कुतुब मुश्तरी, वजीह, कदमरा पदमरा, बताइए कदमरा पदमरा किसका है, किसने लिखा ये? कमेंट कीजिए। कदमरा निज़ामी ने, निज़ामी ने, क्या नाम है उनका? निज़ामी का पूरा नाम? वजही ने ना ना, कदमरा पदमरा वजही का लिख दिया। निज़ामी बेदरी ने, करीब आ गया, बहुत करीब आ गए। निज़ामी बेदरी ने, ठीक है। चंद्र बदन व महियार ये किसकी है? गौवासी की मसनवी है, गौवासी की है ये इसमें 4-5 सवाल कुछ ऐसे ही, ऊपर भी आपने देखा फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी, गौवासी। उर्दू शायरी का मिजाज देखिए, ये आप बता सकते हैं, आसान है। मुकीमी, चंद्र बदन व बयान मुकीमी की मसनवी है ना? इससे कह रहा हूँ क्या है, गलती हो रही है। सही किया आपने बता दिया, मैं भी बहाव में बह रहा था। चंद्र बदन मुकीमी की मसनवी है। लिख लीजिएगा मुकीमी। चलिए, उर्दू शायरी का मिजाज किसका है? वज़ीर आगा की किताब है, वज़ीर आगा की किताब है। पैदाइश वक्त बताइए तो वज़ीर आगा की पैदाइश वक्त 1926 है, कितना है? 22, 2010, 2010, गुड। चलिए, यहाँ आपसे पूछ लिया है, देखिए किताब दे दी है और नाम पूछ लिया है कि किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है ये किताब। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है बताइए तो? रूप रुबाई, और ये फ़िराक की किताब है, फ़िराक गोरखपुरी की किताब है। चलिए आ जाइए यहाँ 45 पर। कुर्रतुलैन हैदर का जला वतन क्या है? ड्रामा, नावल, रपूताज, अफसाना, बताइए। एक किताब इसी तर्ज पर एक किताब ऊपर पूछा था, अगर आप होशियार होंगे तो बता देंगे। रपूताज, जलावतन, ड्रामा, अफसाना, जलावतन, अफसाना है। चलिए अफसाना है। अच्छा, अफसाने मजमुआ है या अफसाना है सिर्फ? हम्म? सिर्फ अफसाना है ना? चलिए, अब यहाँ आपसे तरतीब पूछ लिया, बताइए। यहाँ आपसे तरतीब पूछ लिया, बताइए तो।
बिल्कुल सही जवाब है डी। ये बताइए, आप लोग तो माशाल्लाह हल कर ले रहे हो, खुशी की बात है मुझे कि अभी हम 2018 तक पहुँचने से पहले आप लोग हल करना सीख लिए 8-10 दिन की क्लास में। बताइए बताइए, देखिए अच्छा 4-5-6 लोग हैं बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग ना सोचते हैं कि वो बता ही रहा, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। तो याद रखिए, आप नहीं बताएंगे तो पीछे हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें तो याद ही करना है। कौन सा नंबर मिल रहा है इसमें, नंबर तो मिलने वाला है नहीं। जब नंबर नहीं मिलने वाला है तो फिर देर किस बात की हो रही है? सबको बताना चाहिए ना, कम से कम देखिए कि ताकि याद हो जाए। जला वतन नाम से गुलाम अब्बास की भी किताब है, याद रखिएगा, गुलाम अब्बास की भी किताब है। इसका सही जवाब हो जाएगा खलीलुर रहमान आज़मी, मज़ामीन नौ। इसमें दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन हैं, अगर चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इसको। जो है कि मुख्तलिफ़ किस्में, हर मसनवी, गज़ल, तो इन्होंने 9 मतलब कई किस्म के इन्होंने इसमें मज़ामीन का जिक्र किया है। देखिए एक शेर है यहाँ, गम नहीं होता आज़ादों को बेश अज़ यक नफस, बर्क़ से करते हैं शमा रोशन शमा मातम खाना हम। बताइए तो, डी। अच्छा, और बताइए, तशबीह तो नहीं है। बर्क़ से कर, बर्क़ कहते हैं बिजली है ना, बर्क़ से कहते हैं रोशन शमा मातम खाना हम। हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, बर्क़ के माना बिजली, और जो बर्क़ होता है उस बर्क़ से हम अपने घर को रोशन नहीं करते हैं, तो उससे रोशनी का इस्तिआरा लिया गया है। रोशनी उसे इस्तिआर, मुराद नज़ीर नहीं होगा, रोशनी उसे इस्तिआरन लिया गया है। जबकि हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो माचिस से जलाते हैं, आग से जलाते हैं, तो उस आग को उन्होंने क्या कह दिया, बर्क़ कह दिया। जो बिजली चमकती है, रादुन व बर्क़ का जिक्र भी आया है कुरान में, तो बर्क़ कहते हैं उस बिजली को जो आसमान में चमकती है बारिश से पहले या तूफ़ानी हवा से पहले। उससे तो आग लगती है, लेकिन घर थोड़ी रोशन होता है, उसका घर तबाह हो जाता है उसकी रोशनी से, यानी जब वो गिरता है घर तबाह हो जाता है। तो ये है यहाँ इस्तिआरा होगा। एक है आपसे पूछ लिया, तनकीद की बुनियाद किस पर है? तकाबुल, तौज़ीह, क़द्र शनासी, तशरीह। बताइए, क़द्र शनासी, तनकीद क्या होता है? पैमाना है। नहीं फ़ुरक़ान एक नहीं, तकाबुल तो कोई होगा ही नहीं। क़द्र, क़द्र मुतय्यन करता है ये कि कौन सा अदबी पारा किस नौइयत की है, किस नौइयत का है, और इसका वज़न कितना है, और ये असबाब और अहले इल्म के नज़दीक इसकी क्या हकीकत है, कितनी है। और आखिरी जो है सवाल है आपके सामने, और ये गज़ल की हैयत में है, मैंने गज़ल आपको भेज भी दिया था, और गज़ल कुछ यूँ है, इसको सुनिए और अच्छा भी लगेगा आपको शायद। गज़ल किस तरह है कि तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है। सही जुमला क्या है? तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री है, तलाश में सहर बार बार गुज़री है। ठीक है, जुनू में जितनी भी गुज़री बेकार गुज़री है, अगरचे दिल पे ख़राबी हज़ार गुज़री है। आगे क्या करें, हुई ये हज़रत नासिह से गुफ्तगू जिस शब, वह शब ज़रूर सर कोए यार गुज़री है। आगे क्या है, सरे कोए यार होना चाहिए, सर होना नहीं चाहिए। वह बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था। ये बहुत अच्छा शेर है, सुनिएगा। वह बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वह बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। जिसका ज़िक्र ही नहीं है उसको बुरा लग गया। हैं? न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी, मैं मतलब शराब, उनसे मिलना है, महबूब की बात कर रहे हैं, मैं से भी नहीं मिला है, मैं भी नहीं पिया है, उनसे मिला भी नहीं है, महबूब से मिला भी नहीं है। अजीब रंग में अब के बहार गुज़री है, चमन पे गारत गुलची से जाने क्या गुज़री।
نفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے. یہ فیض احمد فیض کی غزل ہے اور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تم آئے ہو نا شب انتظار گزری ہے. تو ملتے ہیں کل. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. پیپر ایک مرتبہ ہم کرا دیتے ہیں, مطلب آپ کر کے آئیے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک مرتبہ دیکھیے کہ آپ نے جو کیا تھا پھر یہاں کیا آپ نے سیکھا. اس طرح آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی. اور ابھی بھی ایک مہینہ ہے, آپ کے اگر کوئی بھی دوست احباب کلاس لینا چاہے تو میں نے مہینے کے حساب سے پیسہ کم کر دیا, چونکہ 5-7 دن پہلے 350 روپے لیا تھا, اب میں نے چونکہ کم کر دیا ہے, اس کو 300 کر دیا ہے. چونکہ ایک مہینہ باقی ہے تو چاہے ہو سکتا ہے کوئی اور لینا چاہے تو کوئی لے سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کلاس بلا شبہ روز ہوگی. کسی دن ہم کو ضروری ہو جائے گی یا میں کہیں پھنس جاؤں گا تب نہیں ہوگی. امتحان کے زمانے میں کیا ہے چھٹی, کیا سنڈے منڈے چیک کرنا پڑیں گے تو ٹیچر آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. کوئی ہم سے گزرے گا